बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। तो इसका तारुफ इस तरह है कि जितने भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं ना, वो जब प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं तो सबसे पहले उनके जो यानी जो रिएक्टेंट्स हैं उनके बॉन्ड टूटते हैं। कोई ना कोई बॉन्ड उनका टूटता है और फिर जो है ना नए बॉन्ड बनते हैं और इस बॉन्ड के टूटने के दौरान और नए बॉन्ड बनने के दौरान कुछ चीज़ें ऐसी बनती हैं जो शॉर्ट लिव्ड होती हैं, थोड़ी देर के लिए वो बनती हैं और फिर वो अगले यानी प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होती हैं। तो वो जो शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज़ होती हैं ना, वो बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। उनकी नेचर अगर समझ आ जाए तो रिएक्शन जो है वो मज़ीद हम अच्छे तरीके से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो उन शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज़ को जो थोड़ी देर के लिए बनती हैं दे आर नोन एज़ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। तो जिस तरह मैंने अभी बताया कि प्रोडक्ट बनने के लिए सबसे पहले ये है कि कोई ना कोई किसी रिएक्टेंट का कोई बॉन्ड ब्रेक होगा और उसके बाद कोई नया बॉन्ड जो है वो नए बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो बॉन्ड ब्रेकिंग को हम कहते हैं बॉन्ड फिशन, बॉन्ड का टूटना। तो इस तरह एवरी रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन्वॉल्व द ब्रेकिंग ऑफ एट लीस्ट वन एंड मेकिंग ऑफ अनदर बॉन्ड, यानी कम से कम एक बॉन्ड जो है वो ज़रूर टूटता है। और अगर एक बॉन्ड टूट जाए या बाज़ का एक से ज़्यादा बॉन्ड भी टूट सकते हैं, तो इसे हम कहते हैं बॉन्ड फिशन। तो पहले मरले पे तो फिशन होती है, यानी पहले से मौजूद बॉन्ड्स जो हैं पहले टूटते हैं। व्हाट इज़ अ केमिकल बॉन्ड? केमिकल बॉन्ड ये है कि ये 3 तरीकों का होता है। कोवेलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, बाइंडिंग बॉन्ड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में ज़्यादातर कौन सा बॉन्ड होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है। जैसा ये आपको नज़र आ रहा है डायग्राम में, ए और बी 2 एटम्स हैं, इनके दरमियान ये एक लाइन शो की गई है। तो इस लाइन को हम कहते हैं कि ये कोवेलेंट बॉन्ड है। ये एक रिप्रेजेंटेशन है, इसे हम ज़ाहिर करते हैं अपने समझने के लिए। और ये लाइन जो है ये 2 इलेक्ट्रॉनों को ज़ाहिर कर रही होती है। ये ए और बी के दरमियान ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो शेयर्ड हैं। और इसमें से बाज़ का दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम ने भी दिए होते हैं, जिसको हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। और आमतौर पर ये दोनों एटम एक-एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। तो प्रोडक्ट बनने से पहले ये बॉन्ड जो ब्रेक होगा, और इस बॉन्ड के ब्रेक होने के 2 तरीके हैं। एक को हम कहते हैं होमोलिटिक फिशन और दूसरा है हेटेरोलिटिक फिशन। होमोलिटिक फिशन या होमोलिसिस, हेटेरोलिटिक फिशन या हेटेरोलिसिस। ये LYSS लिसिस का मतलब होता है ब्रेक होना। ये जहाँ भी जिस चीज़ के भी शुरू में ये लिसिस का लफ्ज़ आएगा, इसका मतलब होता है कि वो चीज़ जो है ब्रेक हो रही है। होमो मीन्स सेम और हेटेरो मीन्स डिफरेंट। अगर ये बॉन्ड जो है ये होमोलिटिक फिशन से ब्रेक हो, इसका मतलब ये होगा कि ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है ये इक्वली डिवाइड हो जाएगा दोनों एटमों के दरमियान। 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन एक एटम के पास चला जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के पास चला जाएगा। तो जब इस तरह की फिशन हो तो फिर हम कहते हैं कि ये जो नई चीज़ बनी है दे आर नोन एज फ्री रेडिकल्स। यानी ए विद 1 इलेक्ट्रॉन एंड बी विद 1 इलेक्ट्रॉन, ये डॉट जो है ये एक इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है, आर कॉल्ड एज फ्री रेडिकल्स। और ये जो फ्री रेडिकल्स हैं ये इनके ऊपर चार्ज कोई नहीं होता, क्योंकि ये इनका अपना इलेक्ट्रॉन होता है। जब जिस तरह ये शुरू में बॉन्ड बनाने से पहले थे, उसी तरीके से इन पर एक-एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आ जाता है। दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड हैव 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फ्री रेडिकल जो हैं ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, एक्सट्रीमली रिएक्टिव हैं। ये रिएक्टिव क्यों हैं? इसलिए कि ये पेयर्ड होना चाहते हैं। यानी एटम जो है वो बॉन्ड क्यों बनाता है? इसलिए बनाता है ना, उसके बार-बार शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएँ और उसके तमाम जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं वो पेयर्ड हो जाएँ। तो ये पहले पेयर्ड थे, बाद में ये अनपेयर्ड हो गए, तब दोबारा ये पेयर्ड होना चाहते हैं। इसलिए ये एक्सट्रीमली रिएक्टिव हैं और इनके जो रिएक्शंस हैं ये फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म के ज़रिए बड़ी तेज़ी के साथ होते हैं। और होमोलिटिक फिशन जो है ये बहुत कॉमन मोड है फिशन का। आम तौर पे जो बॉन्ड ब्रेकिंग है वो होमोलिटिक फिशन से ही होती है।
और ये जो होमोलिटिक रिएक्शंस हैं दे आर इनिशिएटेड बाय हीट, लाइट या ऑर्गेनिक पेरोक्साइड्स। नहीं, लाइट से ये इनिशिएट हो सकता है ये रिएक्शन, या हीट की मदद से, या ऑर्गेनिक पेरोक्साइड्स की मदद से ये रिएक्शन शुरू हो सकता है। और उसका जो रिवर्स है होमोलिटिक फिशन का, ये है हेटेरोलिटिक फिशन। यानी ये जो शेयर्ड पेयर है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, या ये बी पर शिफ्ट हो जाएंगे या ए पर शिफ्ट हो जाएंगे। अगर ये बी पर शिफ्ट हो जाएंगे तो ये ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये दो इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाएंगे। इस तरह अगर इसका रिवर्स हो कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन ए के पास आ जाएं तो ए पर नेगेटिव चार्ज और बी पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरीके से ये यहाँ पे आयंस बनते हैं। हेटेरोलिटिक फिशन के रिजल्ट के तौर पर वी गेट आयंस ऑफ द इंटरमीडिएट स्पीशीज। और ये हेटेरोलिटिक फिशन जो है ये ज़्यादातर पोलर कंपाउंड्स की होती है, और उसमें पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं। पोलर सॉल्वेंट की मौजूदगी में ये वाली फिशन जो है ये फेवरेबल होती है। ये तो था बॉन्ड की ब्रेकिंग, यानी बॉन्ड रिएक्शन से पहले बॉन्ड किस तरह ब्रेक होता है। और उसके बाद जो रिएक्शन के इंटरमीडिएट्स हैं वो ये चार तरह के हैं। कार्बोनियम आयंस बनते हैं, कार्ब एनायंस बनते हैं, कार्ब एनायंस, कार्बोनियम आयंस, कार्बन फ्री रेडिकल्स एंड कार्बीन्स। इन चारों को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे और आज का लेक्चर पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह। सबसे पहले है कार्बोनियम आयन, जिसको कार्बोकैटायन भी कहते हैं और कार्बोनियम आयन भी कहते हैं। तो रिएक्शन से पहले ये एक स्पीशीज है जिसमें C और Z के दरमियान एक बॉन्ड मौजूद है, और अब ये होमोलिटिक फिशन इस तरह होगी कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं ये Z के पास चले जाएंगे। तो इसमें आपको ये सोचना चाहिए कि Z के पास क्यों जाएंगे, C के पास क्यों नहीं जाएंगे। इसकी वजह यह है कि इन दोनों में से जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी आमतौर पे उसके पास इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। अगर Z के पास इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इसका मतलब है Z जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है C की निस्बत, इसलिए दोनों इलेक्ट्रॉन Z ने ले लिए हैं। तो इसलिए Z के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये स्पीशीज जो बनी है दिस इज नोन एज कार्बोनियम आयन। अब ये बॉन्ड जो खाली है इसका मतलब ये है कि ये कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है जहाँ पे ये मुख्तलिफ अल्काइल पार्ट लगे हो सकते हैं या कोई और चीज़, वर्स एवर जिस तरह की भी सिचुएशन हो, रिएक्शन जो है वो इस जगह पे हो रहा है, ये C और Z के दरमियान। ऑर्गेनिक आयंस विच कंटेन ए पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम आर कॉल्ड कार्बोनियम आयंस या कार्बोकैटायंस। इसकी जो ऑर्बिटल डायग्राम है वो इस तरह से है। ये इसका जो स्ट्रक्चर होगा ये होगा ट्राइगोनल प्लेनर। ये जो ग्रीन ऑर्बिटल्स हैं ये इसके बॉन्ड्स हैं जो बने हुए हैं, और ये जो पिंक कलर का ऑर्बिटल है ये अबव है, बिलो द प्लेन है, और ये वेकेंट है और इसके इलेक्ट्रॉन्स में नहीं है, इसलिए कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इसका जो इलेक्ट्रॉन था वो Z ने ले लिया है। तो ये इसकी ऑर्बिटल डायग्राम है। कार्बोनियम आयंस आर नेम्ड आफ्टर द पेरेंट अल्काइल ग्रुप एंड एडिंग द वर्ड कार्बोनियम आयन। यानी जो रेडिकल मौजूद है उसका नाम लिख दें और बाद में कार्बोनियम आयन का लफ्ज़ लिख दें, तो इससे कार्बोनियम आयन का नाम बन जाएगा। जिस तरह ये एक रेडिकल है, इसका नाम मिथाइल है, तो इसको हम कहेंगे मिथाइल कार्बोनियम आयन, और इसमें दो कार्बन है और एक कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका नाम है इथाइल कार्बोनियम आयन। ये प्राइमरी कार्बोनियम आयन है। प्राइमरी कार्बन वो होती है जिसके साथ एक अल्काइल लगाओ और दो हाइड्रोजन हो। तो चूंकि इसमें इस कार्बोनियम आयन में ये जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ये प्राइमरी कार्बन है, इसलिए ये प्राइमरी कार्बोनियम आयन है। इस तरह ये वाला जो कार्बोनियम आयन है इसमें 3 कार्बन है और इसका नाम होगा आइसोप्रोपाइल। सो इट्स नेम इज आइसोप्रोपाइल कार्बोनियम आयन। अगर ये पॉजिटिव चार्ज किसी कार्बन वाली कार्बन के ऊपर होता है फिर ये आइसोप्रोपाइल नहीं होना था, ये सिंपल प्रोपाइल होना था, एन प्रोपाइल। तो इसका नाम बन जाना था एन प्रोपाइल कार्बोनियम आयन। तो एन प्रोपाइल कार्बोनियम आयन जो है वो प्राइमरी होगा और ये आइसोप्रोपाइल कार्बोनियम आयन जो है ये सेकेंडरी है, क्योंकि इस कार्बन के साथ
जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके साथ 2 अल्काइल लगे हुए हैं और 1 हाइड्रोजन है, तो ये सेकेंडरी कार्बन है। इसका नेक्स्ट एग्जांपल जो है ये टर्शियरी कार्बन की है। ये है टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन। इसमें 4 कार्बन है और ये टर्शियरी कार्बन की फॉर्म में है। देयरफॉर इट्स नेम इज टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन, और ये कार्बन जिस पर पॉजिटिव चार्ज है ये टर्शियरी है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि कौन से कार्बोनियम आयन स्टेबल होते हैं। तो कार्बोनियम आयन जो है इनको स्टेबल करने के लिए 2 किस्म के प्रोसेस हैं, जिसमें एक रेजोनेंस है और दूसरा जो है वो है इंडक्टिव इफेक्ट। तो रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट हम पहले पढ़ चुके हैं। इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो ये होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है, और रेजोनेंस में भी ऐसे ही होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होती है। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो सिग्मा बॉन्ड की शिफ्ट होती है। रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो शिफ्ट होती है वो पाई इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्ट होती है, क्योंकि रेजोनेंस के दौरान पाई इलेक्ट्रॉन हम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं। और इंडक्टिव इफेक्ट जो है ये यानी एक्सेसिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से होता है कि एक एटम जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने पास अट्रैक्ट कर लेता है, और वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो यूजुअली सिग्मा बॉन्ड्स की होती है। तो अब ये जो आपके सामने 4 कार्बोनियम आयन यहाँ बने हुए हैं, तो इसमें जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो अगर स्टेबल है तो हम कहेंगे कि कार्बोनियम आयन स्टेबल है। तो आप इसको बता सकते हैं कि इन कार्बोनियम आयन की या पॉजिटिव चार्ज वाली कार्बन की स्टेबिलिटी का मतलब क्या है। पॉजिटिव चार्ज वाली जो कार्बन है ये स्टेबल किन हालात में होगी और किन हालात में स्टेबल नहीं होगी। सिंपल सी बात है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। देखें, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना, कार्बन की जरूरत क्या है इस वक्त, किस चीज की जरूरत है इसको? सर एक और बॉन्ड बनाने की। इलेक्ट्रॉन की बॉन्ड इलेक्ट्रॉनों से बनेगा ना, तो इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। जी सर। तो कोई भी स्पीशीज जो इसके साथ अटैच हो, जो इसको या तो इलेक्ट्रॉन पूरा दे दे या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी तरफ शिफ्ट कर दे, जिससे इसकी पॉजिटिव चार्ज में कुछ कमी आ सके, तो फिर ये जो कार्बोनियम आयन है ये स्टेबल हो जाएगा। सिंपल सी बात है। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज पैदा हो गया था जब Z इसके पास से निकल गया और Z ने इलेक्ट्रॉन ले लिए थे इससे। तो अब इसको जरूरत है इस बात की है कि इसका पॉजिटिव चार्ज जो है ये खत्म हो जाए। और पॉजिटिव चार्ज का खत्म कैसे होगा, या इसको इलेक्ट्रॉन मिलने चाहिए या इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी शिफ्ट होनी चाहिए, ठीक है ना। इस पॉजिटिव कार्बन के साथ ये अब अल्काइल लगे हुए हैं, यहाँ पे 2 अल्काइल हैं, इधर 3 अल्काइल पार्ट लगे हुए हैं। तो अल्काइल पार्ट्स की प्रॉपर्टी क्या होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के हवाले से? इलेक्ट्रॉन ये देने वाले ग्रुप्स हैं या इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने वाले ग्रुप हैं? अभी हमने ये पिछले दिनों में इसके बारे में अच्छी तरह हमने पढ़ा है, जहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था, यहाँ पे रेजोनेंस पढ़ी थी, वहाँ हमने पढ़ा था कि प्लस एम इफेक्ट क्या है, प्लस आई इफेक्ट क्या है, रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है। वहाँ सारे ग्रुप्स पढ़े थे कि कौन कौन से ग्रुप जो हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने वाले होते हैं। तो उनको याद करें ना, तो फिर आगे समझ आएगी ना चीज़ों की। अगर पिछला याद नहीं करेंगे फिर नेक्स्ट जो है ना उसको समझना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बार बार चीज़ें वही रिपीट होती हैं जो पहले हमने पढ़ी हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप कौन से होते हैं, इसका अनुसार फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर है ना। और ग्रुप्स के अंदर कुछ ग्रुप एटम ऐसे हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ऐसे ग्रुप जो हैं वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग होते हैं, जिस तरह NO2 ग्रुप है, ठीक है, जिस तरह हेलोजेंस हैं। इस तरीके से कुछ वो ऐसे ग्रुप जिनके अंदर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हों या रेजोनेंस की वजह से वो इलेक्ट्रॉन दूसरी जगह ले जाएं। तो ये जो अल्काइल ग्रुप्स हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है? सर डोनेटिंग है। हाँ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं। तो अब इसकी स्टेबिलिटी भी आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी कि मिथाइल पर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, इसके ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इस पर 2 हैं, इस पर 3 है। तो फिर किसका ये पॉजिटिव चार्ज किस आयन का कम होगा, किस आयन का ज्यादा होगा? जिस पर टर्शरी ज्यादा का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं उसके ये पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए जो टर्शरी कार्बोनियम आयन होते हैं ना वो ज्यादा स्टेबल होते हैं,
तो इनकी स्टेबिलिटी इस तरफ इंक्रीज कर रही है टू द राइट साइड। ये प्राइमरी जो है ये लेस स्टेबल है, सेकेंडरी जो है ये इंटरमीडिएट इनकी स्टेबिलिटी है, और जो टर्शियरी कार्बोनियम आयन है ये ज्यादा स्टेबल है। तो इस तरह कोई भी कार्बोनियम आयन जिसमें रेजोनेंस की वजह से उसका पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा हो कार्बन एटम का, तो वो स्टेबल हो जाएगा। अगर कार्बन एटम का पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस की वजह से बढ़ रहा है, उसमें पॉजिटिव चार्ज और ज्यादा आ रहा है, फिर वो अनस्टेबल हो जाएगा। अगर इसी कार्बन के ऊपर यहाँ पे हम इधर क्लोरीन लगा दें या NO2 इसके ऊपर लगा दें, ठीक है ना, तो क्या होगा फिर? पॉजिटिव चार्ज मजीद बढ़ जाएगा इसके ऊपर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हो जाएगी, तो इसलिए यस वो सर। और ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। ये नेक्स्ट यहाँ देखें, ये है अलाइल कार्बोनियम आयन, ये लिखा हुआ है ना, अलाइल एंड बेंजाइल कार्बोनियम आयन। ये अलाइल कार्बोनियम आयन है और ये बेंजाइल है, यानी टॉल्यूइन के ऊपर अगर एक H हम उतार लें तो बाकी ये ग्रुप बचता है जिसको हम बेंजाइल ग्रुप कहते हैं। तो अलाइल कार्बोनियम आयन के ये दो रेजोनेंस फॉर्म्स हैं, और इन फॉर्म्स की वजह से पॉजिटिव चार्ज में कमी आ रही है, क्योंकि जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उस पर एक दफ़ा ये डबल बॉन्ड आ गया है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ शिफ्ट हो गई है। इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी कम हो गई है। इस तरह यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज C के ऊपर था उसमें वो शिफ्ट हो गया है इस पूरी रिंग के ऊपर, और इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिल गए हैं यहाँ पर। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा है, इस तरह फिर अगले स्टेप में यहाँ बॉन्ड शिफ्ट होगा, इसके बाद यहाँ बॉन्ड शिफ्ट होगा। ये सारा हम ये रेजोनेंस पढ़ चुके हैं, तो उसको ज़रा दोबारा जाके देखें, आपको ये समझ आ जाएगी कि रेजोनेंस किस तरह हो रही है। और पॉजिटिव चार्ज है वो एक जगह अब नहीं है, वो ज़्यादा एरिया पे फैल गया है, इसलिए उसकी इंटेंसिटी कम हो गई है। तो इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज वाली कार्बन की जो कमी थी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की, वो काफ़ी हद तक पूरी हो गई है, इसलिए ये जो कार्बोनियम आयन है ये स्टेबल है। और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स यानी प्लस आई ग्रुप्स विल स्टेबलाइज द कार्बोनियम आयन, बट इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप्स यानी माइनस आई इफेक्ट वाले जो ग्रुप्स हैं, जिस तरह NO2 है, ब्रोमीन है, विल मेक कार्बोनियम आयन लेस स्टेबल। तो ये स्टेबिलिटी हमने डिस्कस कर ली है। टर्शियरी जो है ये ज़्यादा स्टेबल हैं, सेकेंडरी इंटरमीडिएट स्टेबल हैं, और प्राइमरी जो है ये लीस्ट स्टेबल हैं। नेक्स्ट है कार्बन आयन। जिस तरह नाम से ज़ाहिर है कि ये वो कार्बन हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एनायन को हम कहते हैं नेगेटिव चार्ज। सो कार्बन आयन इज दैट इंटरमीडिएट इन विच कार्बन इज कंटेनिंग ए नेगेटिव चार्ज। तो इसमें जब C और Z का जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों आएगा? इसकी क्या रीजन है? पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं आएगा यहाँ पे? उसने इलेक्ट्रॉन ले लिया ना सर। सर क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेगा इस दफा। ये Z जो एटम है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है, यानी ये ऐसा एटम है जिसमें इलेक्ट्रॉन ले जाने की पावर नहीं है, तो इसलिए वो अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ के जाएगा। तो ये जो यानी पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन का बनना या नेगेटिव चार्ज वाले कार्बन का बनना जो है, ये ऑल डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो बिल्कुल ये सिंपल सी बात है, ये अगर Z की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है कार्बन से तो फिर ये दोनों इलेक्ट्रॉन वो यहाँ से लेके जाएगा और कार्बन के ऊपर फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इट विल बिकम ए कार्बोनियम आयन। और इस केस में ये है कि Z एक ऐसा एटम है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़रा कम है, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ जाएगा और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कार्बन आयन्स आर आल्सो फाउंड बाय heterolytic bond fission. Here Z is less electronegative than carbon. और इनकी जो ऑर्बिटल डायग्राम है वो बिल्कुल उसी तरह ही है जिस तरह पीछे हमने पढ़ी है। कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड इफ बॉन्डेड टू हाइड्रोजन या अल्काइल ग्रुप। कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड इफ बॉन्डेड टू एन अनसैचुरेटेड ग्रुप। ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और इसमें जो ये जो पिंक कलर का जो ऑर्बिटल है इसके ऊपर अब 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन Z ने यहाँ पे छोड़ दिया है, इसके लिए कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो इनका नाम भी उसी तरह ही है कि जिस तरह कार्बोनियम आयन का था, यहाँ भी आपने यानी रेडिकल का नाम लिखना है
और उसके बाद उसके आखिर में कार्बन आयन लिख देना है। जिस तरह ये मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल कार्बन आयन, इसमें 2 कार्बन है तो ये इथाइल है, तो इथाइल कार्बन आयन। और यहाँ भी स्टेबिलिटी इसकी बिल्कुल कार्बोनियम आयन की तरह ही है। कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी में हमने पढ़ा कि अगर कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी इंटेंसिटी अगर कम हो जाए और इलेक्ट्रॉन उसको किसी जगह से मिल जाए तो ऐसा जो कार्बोनियम आयन होगा वो स्टेबल होगा। अब यहाँ पर उसका रिवर्स है, अब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज है अगर ये कोई इसके साथ ऐसा ग्रुप अटैच हो जो इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच ले और इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी को यहाँ पे कम कर दे, फिर ये स्टेबल हो जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन खा कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, खा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, अगर वो इंटेंसिटी किसी तरीके से अगर कम हो रही है तो तब वो कार्बोनियम आयन या कार्बन आयन जो है वो स्टेबल हो जाएगा। जैसा यहाँ देखें कि इस जगह पे ये जो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है इसके साथ ही अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, आर इज अल्काइल ग्रुप। तो ये अल्काइल ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है, अभी हमने इसको डिस्कस किया है। अल्काइल ग्रुप जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट, इट हैज प्लस आई इफेक्ट। तो कार्बन के ऊपर तो पहले ही यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है और एक ग्रुप जो है वो और ज्यादा इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और देना चाहता है, तो कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब बढ़ेगी या कम होगी? उसको बढ़ना चाहिए, ठीक है ना। यस सर। तो अगर इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी और बढ़ रही है तो फिर इसमें इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, ये अनस्टेबल हो जाएगा। जैसा यहाँ पर 2 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर 3 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसलिए ये टर्शियरी कार्बन आयन जो है ये कम स्टेबल है, सबसे कम स्टेबल है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉनों की इंटेंसिटी और ज़्यादा बढ़ रही है। 3 ग्रुप ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी इधर शिफ्ट कर रहे हैं कार्बन के ऊपर। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट करने वाले ग्रुप हैं, यहाँ पर 1 है, इसलिए स्टेबिलिटी जो है वो इस तरफ इंक्रीज हो रही है टुवर्ड्स प्राइमरी कार्बन आयन। यस सर। तो इस तरीके से स्टेबिलिटी का इन्हिसार जो है वो इंटेंसिटी के ऊपर है। इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी अगर किसी तरीके से जो भी ऐसा यानी पैरामीटर हो जिससे इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी कम हो रही हो तो वो चीज़ स्टेबल हो जाएगी। यानी अगर खा पॉजिटिव चार्ज है खा नेगेटिव चार्ज है, अगर उसकी इंटेंसिटी कम करने वाला कोई वहाँ पे पैरामीटर है तो फिर वो आयन जो है वो स्टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट फ्री रेडिकल अभी हमने पहले भी पढ़े हैं कि जब होमोलिटिक फिशन होती है तो फिर ये होता है कि कार्बन और दोनों एटमों के ऊपर एक एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है और इस तरह उसको हम फिर फ्री रेडिकल कहते हैं। तो ये सी और जेड के दरमियान इस वक्त जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो होमोलिटिक फिशन की तरीके से होगा, यानी जेड ने अपना इलेक्ट्रॉन ले जाना है और सी के पास अपना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो इस तरीके से दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो इस तरह क्यों होगा? अब यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं पैदा हो रहे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो बहुत कम है। हाँ शाबाश, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो फर्क है वो कंपेरेबल है, इतना ज्यादा नहीं है कि एक एटम जो है वो मुकम्मल तौर पे इलेक्ट्रॉन ले सके। इसलिए अब यहाँ पर कार्बन और जेड के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन ब्रेक होगा वो होमोलिटिक फिशन के तरीके से होगा। So they are formed by homolytic bond fission. Here Z and carbon atom have similar electronegativities. इसलिए यहाँ पर फ्री रेडिकल बनेंगे। तो इनकी ऑर्बिटल डायग्राम यहाँ भी उस तरह ही है कि कार्बन के 3 बॉन्ड जो बने हुए हैं ये ट्राइगोनल प्लेनर की फॉर्म में है और ये जो पिंक कलर का ऑर्बिटल है ये फ्री है और ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है और इसके पास अब 1 इलेक्ट्रॉन है। जब कार्बन आयन था वहाँ पे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे और कार्बोनियम आयन में यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन भी निकला हुआ था उसका, और कार्बन आयन में 1 इलेक्ट्रॉन और इसके पास आया हुआ था, इसलिए उस केस में यहाँ पर 2 डॉट लगे हुए थे और फ्री रेडिकल केस में यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है और 1 डॉट से इसको शो किया गया। तो कार्बन एटम हैज sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और इसके 3 सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं। हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल जो है वो अबव एंड बिलो द प्लेन है, ये हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल है। तो इस स्पीशीज के ऊपर चार्ज कौन सा होगा?
ये स्पीशीज ये इंटरमीडिएट है, न्यूट्रल इस पे है, चार्ज कौन सा होगा? न्यूट्रल है। न्यूट्रल होगा, क्योंकि इस पे कोई इजाफी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ना ही इसका इलेक्ट्रॉन किसी ने लिया हुआ है। इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन इसके अपने थे उतने ही है। अगर ये इलेक्ट्रॉन निकला हो तो फिर ये कार्बोनियम आयन होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन हो, यानी दो डॉट यहाँ पे लगा दिए हमने, तो फिर ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। अब यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसके ऊपर कोई इजाफी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ना इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे कमी है, इसलिए इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। और ये जो फ्री रेडिकल हैं ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, और ये चाहते हैं कि फौरी तौर पर ये एक इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर एक नया बॉन्ड बना लें ताकि इनमें स्टेबिलिटी आ सके। तो दे हैव वेरी मच reactive situation, and they try to form a new bond. They have tendency to make a new bond. तो इनका नाम रखने का तरीका भी वही है जो कार्बोनियम आयन का है और कार्बन आयन का है। इसमें भी ग्रुप का नाम लेकर आखिर में लिख देना है फ्री रेडिकल, मिथाइल फ्री रेडिकल, इथाइल फ्री रेडिकल, प्रोपाइल फ्री रेडिकल या आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल। So like carbonium ions, a tertiary free radical is more stable than a secondary, which in turn is more stable than primary. जिसका कार्बोनियम आयन और कार्बन आयन स्टेबलाइज होते हैं बाय इंडक्टिव इफेक्ट एज वेल एज बाय रेजोनेंस, उसी तरीके से ये फ्री रेडिकल भी स्टेबलाइज हो जाते हैं। अगर कोई ऐसा ग्रुप लगा हो जो इस इलेक्ट्रॉन को, फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन को स्टेबलाइज कर दे, तो ये उस तरीके से फ्री रेडिकल भी स्टेबल हो जाते हैं। नेक्स्ट ये है कार्बीन्स। So carbenes are also neutral species having a carbon atom with 2 bonds and 2 electron. इसमें एक कार्बन एटम जो है इसके 2 बॉन्ड बने हुए हैं और 2 बॉन्ड इसके कम है, और वो 2 बॉन्ड जो हैं वो ब्रेक हुए हैं होमोलिटिक फिशन से या किसी और तरीके से। तो इसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 फ्री इलेक्ट्रॉन इसके पास, और 2 बॉन्ड इसके बने हुए हैं। और एग्जाम्पल इसकी है मिथिलीन। मिथिलीन के 2 यहाँ बॉन्ड बने हुए हैं, इधर अल्काइल ग्रुप हो या इधर अल्काइल हो या दोनों हाइड्रोजन हो, और सी के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है। फ्री रेडिकल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और कार्बीन में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बीन्स आर हाईली रिएक्टिव, दे एक्ट एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल्स। इसको 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे काम करते हैं। दे कैन एक्सेप्ट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर आउटर शेल। अब इनके पास ये जो एक वेकेंट ऑर्बिटल है, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं और ये वेकेंट पी ऑर्बिटल मौजूद है, जिसको इस्तेमाल करके ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करके बॉन्ड बना सकते हैं। कार्बीन्स में भी जनरेटेड इन ए नंबर ऑफ वेज, जिस तरह ये 2 रिएक्शन यहाँ पे लिखे गए हैं। बाय रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग अल्कली, तो ये क्लोरोफॉर्म है और ये अल्कोक्साइड है जो कि एक स्ट्रॉन्ग अल्कली है। तो इस अल्कोक्साइड ने यहाँ से H ले लेना है, इस तरफ से ये H निकल के यहाँ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा ROH, अल्कोहल बन जाएगी। अब कार्बन के पास 3 क्लोरीन है और एक इसके पास इलेक्ट्रॉन इजाफी है जो हाइड्रोजन का यहाँ पे रह गया था, इसलिए इस C के ऊपर अब नेगेटिव चार्ज है। और बाद में चूंकि इसके साथ चूंकि क्लोरीन लगी हुई है, तो एक क्लोरीन जो है वो इजाफी इलेक्ट्रॉन को लेकर अलहदा हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ए क्लोराइड आयन। इस तरह ये कार्बीन बन जाएगा, यहाँ पर ये कार्बीन है। बाय डिकम्पोजिशन ऑफ डाईएजो मीथेन या कीटीन इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, ये डाईएजो मीथेन है। डाईएजो इसलिए कह रहे हैं कि इसमें 2 नाइट्रोजन है, एजो का मतलब होता है नाइट्रोजन। तो डाईएजो मीथेन यानी 2 नाइट्रोजन के साथ ये मीथेन है। तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह होता है कि दरम्यान में नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड बने हुए हैं, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज है, और साइड वाली जो नाइट्रोजन है इस पर नेगेटिव चार्ज है, और ओवरऑल ये न्यूट्रल है। तो यूवी लाइट जब डाली जाए तो ये ब्रेक हो जाता है, ये चूंकि अनस्टेबल सा एक मॉलिक्यूल होता है, और नाइट्रोजन यहाँ से N2 की फॉर्म में निकल जाती है। एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होकर इधर शिफ्ट हो जाता है, और बाकी जो एक बॉन्ड है वो C के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। इस तरह C के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, एंड दिस इज द कार्बीन। इसका ये कीटीन है, कीटीन कीटो ग्रुप हमने पढ़ा हुआ है, ये कीटो ग्रुप है। और कीटो ग्रुप इसके बाद यानी कीटो ग्रुप जो है ये फर्दर CH2 के साथ अटैच है,
तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो रिलीज होती है इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। तो इसमें भी इस यानी इसकी तरह डाइआज़ोमीथेन की तरह ये एक बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा सी और ओ के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा और एक बॉन्ड जो है वो सी पर शिफ्ट हो जाएगा। इस तरीके से ये यानी कार्बीन बनाने का ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा। तो इसके अलावा और भी बेशुमार तरीके हैं कार्बीन बनाने के, दो यहाँ पे डिस्कस किए हैं। An important reaction of carbenes is their addition to a carbon-carbon double bond to form a cyclopropane derivative। ये कार्बीन का रिएक्शन शो किया गया है। ये डाइआज़ोमीथेन से कार्बीन बनेगी और ये कार्बीन जो है यहाँ डबल बॉन्ड में ऐड हो जाएगी। तो इस तरह ये मिथाइल साइक्लोप्रोपेन बन गया है। तो इस तरीके से किसी भी कंपाउंड में अगर आप डबल बॉन्ड जहाँ मौजूद है वहाँ पर ये मिथिलीन इसमें डालना चाहते हो तो इस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं। तो ये तो थे सारे इंटरमीडिएट्स। इस तरह के नहीं इंटरमीडिएट्स जो हैं वो रिएक्शंस के दौरान बनते हैं और जिससे फर्दर आगे प्रोडक्ट्स हासिल होती हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट 2 days लेक्चर। कोई चीज़ दोबारा आपने समझ नहीं हो तो पूछ लें शाबाश। ओके सर। ठीक है जी, फिर इंशाल्लाह परसों मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में।